यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट हो रहा है और आज 18 सितंबर को यूपीएससी ने जीएस थर्ड पेपर और जीएस फोर्थ पेपर का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यूपीएससी ने पेपर क्या पूछा है। तो जीएस थर्ड की बात करें तो इसका जो सिलेबस है उसमें टेक्नोलॉजी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये इसका सिलेबस का पार्ट है। तो हम बिना किसी देरी के देख रहे हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो उन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा है आज वो है बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी की आवश्यकता क्यों है। भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 150 शब्दों में। वाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन द रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। आंसर इन 150 वर्ड। हम देखते हैं कि ये जो यूपीएससी का क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्शन से पूछा गया है और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसमें एक पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे। तो यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में हमारे करंट अफेयर से भी मोटिवेटेड है क्योंकि अभी हम देखते हैं पिछले कुछ समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं गुजरात में रेलवे स्टेशन का बड़ा विकास कर रहे हैं। वहाँ पर एक अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट मॉडल की तरह, एयरपोर्ट बाहर से आप देखेंगे तो लगेगा रेलवे स्टेशन नहीं, वो एयरपोर्ट है। तो यूपीएससी को लगा होगा कि जब एक स्टेशन विकसित हो सकता है तो अन्य स्टेशन भी अच्छे रूप में विकसित हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया होगा कि इसका पीपीपी मॉडल से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से किस तरीके से इसको क्रियान्वित किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है। भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये डायरेक्ट सिलेबस का ही हिस्सा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इंक्लूसिव ग्रोथ है। तो जो इंक्लूसिव ग्रोथ है ये हमारे सिलेबस के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये है। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यू अराइजिंग फ्रॉम इट। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ये टॉपिक बहुत बड़ा है। अगर इसको हम पढ़ते हैं, जब सिलेबस को कवर करते हैं तो पता चलता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत ब्रॉड स्केल पर इसका पार्ट आता है। तो ये यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में पूछती ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है। व्हाट आर द मेजर challenges of public distribution system in India. How can it be made effective and transparent? Answer in 150 word. देख रहे हैं कि जब भारत में कोरोना आया है, कोरोना भारत में पूरे विश्व में आया है, तो भारत सरकार और राज्य सरकार जो अनाज बांटते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, उसको 2 बार कर दिया गया। यानी एक बार राज्यों का कोटा के माध्यम से और एक केंद्र सरकार के कोटा के माध्यम से। तो अगर हम देखें इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। लोग कम वजन मिलता है, कभी कभी 2 के बजाय एक ही बार कोटेदार ने दे दिया और कहा कि नहीं अब की बार नहीं आया है। ये तो सिंपल चुनौतियां दिखती हैं, लेकिन एक्चुअल हमको लिखना है कि इसकी बड़ी चुनौतियां क्या हैं जो गरीब वर्ग को सहायता नहीं मिल पा रही। तो इसको ट्रांसपेरेंट बनाने का, जैसा कि हमने कहा, कोटेदार 2 बार के बजाय एक ही बार देता है, या जैसे उसने चना या तेल नमक कुछ और भी मिला है तो कोटेदार उसको चावल या गेहूं सिर्फ दे देगा, चना नहीं देगा या तेल नहीं देगा या नमक नहीं देगा। तो कोई भी जो मटेरियल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कराया गया उसको पार्शियली बांटेगा और वजन में भी हो सकता है कि वो जितना वजन कहा गया है उतना न दे। ये सिंपल चीज़ें हैं। ये जो है एक चुनौती के रूप में है, हमेशा से भारत में रहती है भ्रष्टाचार की वजह से। तो हम देखते हैं कि पीडीएस सिस्टम जो है एक्चुअल में सिलेबस का हिस्सा है। तो इस सिलेबस के किस हिस्से को कनेक्ट करता है तो हम देखते हैं यहाँ पर है इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग। तो हम देख रहे हैं लिमिटेशन से ही पूछा गया, एक्चुअली क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो फंक्शन है इसमें लिमिटेशन क्या क्या आ रही है, कुछ प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। हम क्या देख रहे हैं, यूपीएससी आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। नेक्स्ट, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी पिछले साल तो नहीं, 2020 या 2019 में भी जो है उन्होंने पूछा था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। तो ये जो है एक हॉट टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि हर साल तो नहीं पूछते हैं लेकिन वो इसे पूछते रहते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारे जो पार्ट है, ये फूड जो है फूड वाले पोर्शन से ही है। क्राफ्ट, डिफरेंट इरिगेशन, स्टोरेज, ट्रांसफर, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो मटेरियल मतलब इस सिलेबस के इस पार्ट से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इशू रिलेटेड टू कंस्ट्रेंट ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ द फार्मर। तो ई टेक्नोलॉजी और एड ऑफ द फार्मर के सेक्शन में ये हम मान सकते हैं कि ये वहीं से रिलेट होता है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देश में आयु संभाव्यता में आई वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यह नई चुनौतियां कौन कौन सी हैं और उनके समाधान हेतु क्या क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री हैज लीड टू newer health challenges in the communities. What are those challenges and what steps need to be taken to meet them? अगर देखें, ये जो है पिछले साल भी उन्होंने जो है एक क्वेश्चन पूछा था कि पोटेंशियल जीडीपी क्या है। पोटेंशियल जीडीपी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ये बिल्कुल उसी से पहला ही टॉपिक से उन्होंने, एक्चुअली हम देखते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ वाले पार्ट से ही ये आ जाता है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट बजटिंग, तो यहाँ पर एक ग्रोथ, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट, तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो हमारे पास एक्चुअली पिछले साल उन्होंने पूछा था कि पोटेंशियल जीडीपी क्या है। अब की बार उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जो आयु लोगों की बढ़ रही है, आयु बढ़ने का मतलब क्या, स्वास्थ्य सुविधाएं जब ज़्यादा अवेलेबल हो रही हैं तो लोग जो है बीमार हो रहे हैं तो ठीक हो जा रहे हैं, ऑपरेशन हो जा रहा है। तो इस तरीके से लोगों की टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ गई है। उसके वजह से अब क्या है, क्या क्या समस्याएं आ सकती है। पहली समस्या, जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल को लोग एक बर्डन समझते हैं। दूसरा, उनके हेल्थ को देख रेख के लिए पैसे खर्च होते हैं, उन्हें ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल में और वो कोई आउटपुट नहीं जनरेट करते हैं, वो कुछ कमा के दे नहीं सकते हैं। तो ये जो है कुछ लोगों को बड़ा चैलेंज लगता है। यूपीएससी का भी यही कहना है कि क्या क्या जो है चैलेंज प्रेजेंट टाइम में है, परिवार के सामने, चाहे समाज के सामने, चाहे गवर्नमेंट के सामने, और उनके समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये आप अपने ऊपर इसको कंसिडर करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दें। यूपीएससी आपका ओपिनियन व्यू जानना चाहती है। 6, पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोज जमा हो जाता है। यह सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य अंत उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। Each year a large amount of plant material cellulose is deposited on the surface of planet Earth. What are the natural process this cellulose undergoes before yielding carbon dioxide, water and other end products? अगर हम देखें, ये इन्वायरमेंट का सेक्शन जो है उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो इन्वायरमेंट जो सेक्शन है उसमें उनका कहना है ये बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट, तो कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से उन्होंने क्वेश्चन पूछा और ये टॉपिक जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है। यानी वो पोल्यूशन पर कभी पूछते हैं, कभी डिग्रेडेशन पर पूछते हैं, लेकिन
उनका एक क्वेश्चन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर होता ही होता है। इससे उन्होंने रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि जब अगर हमारे पास पेड़ पौधों से पत्तियां गिर जाते हैं या पेड़ ही गिर जाते हैं तो उनका जो है एक्चुअल में तुरंत वो सड़ नहीं जाते हैं, तुरंत वो कार्बन डाइऑक्साइड या पानी में चेंज नहीं हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत सारी प्रक्रिया होती है कि जब वो होते हैं, गिर जाते हैं ज़मीन पर या उनको वहाँ पर सड़ने लगते हैं, तो क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। जो छोटे छोटे वायरस या विषाणु वगैरह होते हैं उसको खाते हैं धीरे धीरे, फिर उसको खा करके उसे ट्रांसफार्मर में उसका चेंज करते हैं। तो यूपीएससी यही जानना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके निर्माण, प्रभाव और समन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मॉग की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मॉग, एम्फेसाइजिंग इट्स फॉर्मेशन, इफेक्ट एंड मिटिगेशन। एक्सप्लेन द 1999 गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल। अभी हमने देखा कि उन्होंने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से क्वेश्चन पूछा है। अब हम फिर देख रहे हैं उन्होंने यहाँ से पोल्यूशन से पूछ लिया है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से क्वेश्चन पूछ लिया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्वेश्चन हम देखें तो एक्चुअल में इसका आंसर कोई भी कैंडिडेट पूरी तरीके से नहीं दे पाया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ये शायद ही कोई पढ़ा होगा। तो इसे कोई पढ़ करके नहीं गया होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूछा है गोथेनबर्ग के प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो शायद हम मान सकते हैं कि 3 नंबर तो आंसर कोई 4 नंबर दे ही नहीं सकता है। हाँ, फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में बात कर सकते हैं, ये आधा ही कोई आंसर दे सकता है। रेयरली कुछ ही लोग इसका सही आंसर दिए होंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए। हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा करें। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। डिस्कस 2 रिसेंट एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन ही बता रहा है कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर से लिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि अब की साल बारिश की जो स्थिति है, कल के पेपर में भी हमने देखा था कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन का मतलब ये था कि भारत में अब की बार मौसम में बदलाव आया है, फोटो जो है हमारे ट्रोपोस्फीयर में, तो वहाँ से बारिश अलग अलग समय पर, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग मात्रा में हो रही है। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन फिर पूछा है करंट अफेयर से रिलेटेड कि जो बारिश अब की बार हम देख रहे हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में बहुत बारिश हुई है, जबकि यूपी में बारिश नहीं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, इस समय बारिश ही नहीं है। अब थोड़ा सा इधर बारिश हुआ है। तो उनका कहना है कि कहीं पर बादल बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में बादल फट जाते हैं। अब की बार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, वहाँ पर इतनी बारिश हुई है कि लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर चला जाना पड़ा। यह है क्या? क्लाउड बर्स्ट ही है। उनका कहना है कि रिसेंट एग्जाम्पल को दे करके समझाएं। 150 वर्ड है, थोड़े में लिखना है, लेकिन बहुत ही क्रिस्प लिखना है, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। डिस्क्राइब द लिंकेज बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट एग्जिस्ट इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो 150 वर्ड में है। अगर हम देखें इसको, जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। सेकेंड, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये इन दोनों टॉपिक को रिलेट करते हुए क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। तो हम देखें इनका क्वेश्चन एक्चुअल में है,
संगठित अपराध है, तो जो आजकल टेररिस्ट हैं वो एक्चुअली संगठित अपराध ही करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, बहुत सारे नियम होते हैं, क्योंकि भारत की सुरक्षा तो बहुत बड़ी है। अभी सुरक्षा व्यवस्था को सेंध लगा करके भारत में एंट्री करना, फिर जो है हथियार कलेक्ट करना, उससे जो है हमला करना या बम ब्लास्ट करना, ये आसान काम नहीं है। ये तो ये क्या है, एक संगठन का ही काम है। और प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो जो आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, फंडिंग करते हैं। तो इस सब चीज़ों को ही देखते हुए यूपीएससी ने पूछा है। अभी हम देखते हैं कल की ही न्यूज है कि यूनाइटेड नेशन में भारत जो है एक आतंकवादी को, जो है उसके सेक्रेटरी को, वो भी आतंकवादी है, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, प्रपोजल लाया गया, लेकिन चाइना ने उसको वीटो कर दिया क्योंकि वो पाकिस्तान का था। और पाकिस्तान का अगर कोई पर्सन है जिसको जो भारत को नुकसान जो अजहर मसूद है, अजहर मसूद तो सेक्रेटरी है, तो अगर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी है और उसको अगर भारत बैन कराना चाहता है तो चाइना हमेशा जो है रोक लगाता है, क्योंकि उसके अपने हित दिखते हैं, चाइना के हित जो है पाकिस्तान में दिखते हैं। यूपीएससी ने इसीलिए क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है, वो चाइना वीटो पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना। अच्छा, एक मिनट और, अगर हमें देखें करंट अफेयर का जो है रोल क्या है, अगर हम देखें जो संगठित अपराध का क्वेश्चन है, अगर कोई पर्सन डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसका फायदा क्या है? ये जस्ट अभी न्यूज में आया है कि यूएनएससी में जो है चाइना ने वीटो कर दिया। इसका मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति जस्ट पढ़ा है तो जस्ट उसी दिन की न्यूज है जा करके लिख देंगे, लेकिन इसकी संभावना भी बनती है क्योंकि अंतिम 2 दिन पर कोई अखबार तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन अगर बाई चांस कहीं से न्यूज में देख लिया हो तो इसको एग्जाम्पल के रूप में इंट्रोड्यूस कर सकता है। और इससे यूपीएससी के इवेल्यूएटर को भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि ये जो रिसेंट उसी दिन का न्यूज़ था और उसी दिन बच्चे ने लिख दिया, यानी बच्चा अपडेट है, नहीं कैंडिडेट जो है अप टू डेट है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं? समुद्री सुरक्षा के सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेज इन इंडिया? डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव टेकन टू इम्प्रूव द मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये हम क्वेश्चन देखें तो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट इन इंटरनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस बेसिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन। तो इस पार्ट से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये समुद्री चुनौतियों के बारे में उन्होंने पूछा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जब कोरोना आया था तो उस टाइम लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में भी कुछ लोग जो थे जंगलों में जानवरों का शिकार करते थे, जो जानवरों को शिकार करना प्रतिबंधित है, और उनके जानवर की बॉडी को समुद्री मार्ग से पायरेसी की गई थी और सप्लाई की गई थी। तो ये देखते हैं कि समुद्री सुरक्षा भी एक चुनौती है, क्योंकि समुद्र में हर समय हर जगह कोई उपस्थित नहीं रह सकता। क्यों? समुद्र बहुत बड़ा है। समुद्र में जो इंटरनेशनल पार्ट है उसमें तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है रहने से। तो एक ऐसा एरिया है जिस पर एक्चुअल में पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता के वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाइए। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रिसेंट पास्ट हैज बीन लीड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। सजेस्ट द ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब विदाउट कंप्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, ये क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट से
तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये जो है पहला ही टॉपिक है। तो उन्होंने ये पहला क्वेश्चन, पहले टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट, क्या आपके विचार में भारत अपने ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा, समझाइए। डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? जस्टिफाई योर आंसर। हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल हेल्प अचीव द एवर ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन। हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट सेक्शन से उन्होंने पूछा है और एक्चुअल में इन्वायरमेंट सेक्शन के ये तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को ले सकते हैं, कंजर्वेशन नेचर को हमने यहाँ पर एक्चुअली कंजर्वेशन से आया है पर पार्ट। तो इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए हमें अति आवश्यकता है प्रेजेंट टाइम में। और हमें देखिए 2030 तक का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा है, हम 2030 तक तो ऐसा नहीं है कि हम 2030 तक जो है अपने एनर्जी का 50% हिस्सा रिन्यूएबल से ले पाएंगे। हम उस कदम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है 2030 तक। हाँ, 2040 तक शायद संभव हो जाए, लेकिन 2030 तक संभव नहीं है। तो इसलिए अपने विचार को बताना है कि अगर 2030 तक ये संभव होता है 50% क्राइटेरिया, तो किस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस बहुत हैं। और जो एक्चुअल में क्या है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर के रियलिटी को सरकार भी बहुत कम देखती है। इसलिए ग्राउंड लेवल पर जब तक रियलिटी को नहीं देखी जाएगी तो हवाबाजी करने से कुछ नहीं होगा। ये 50% बहुत बड़ा अमाउंट है। क्यों? क्योंकि हमारा देश स्वीडन, नॉर्वे या वेटिकन सिटी की तरह नहीं है। हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यहाँ पर एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा संभव नहीं है कि अचानक में सब लोग सोलर प्लांट लगा लेंगे या विंड मिल लगा लेंगे या कोई अन्य व्यवस्था कर लेंगे। ऐसा संभव नहीं है। भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं? What are the main bottlenecks in upstream and downstream process of marketing of agricultural produce in products in India? 250 वर्ड, ये बड़ा क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है। इसको है, ये इकोनॉमिक का सेक्शन है और यहाँ पर एक पार्ट है ये एक्चुअल में यहीं से कनेक्ट होता है। इशू रिलेटेड टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सब्सिडी एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशन, रिवैम्प इशू ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग। इसी टॉपिक से वो एक्चुअल में रिलेट होता है। तो यहाँ पर जो है कृषि का विकास करना है, तो एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम क्या है कि उसको जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रिलेटेड उन्होंने ये पूछा है, समस्याएं क्या हैं। नेक्स्ट, समेकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये कैसे वरदान लाभदायक हो सकती है? व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम? हाउ इज इट हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन इंडिया? 250 वर्ड। ये उन्होंने पिछले साल नहीं, शायद 20 में या 19 में भी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में। तो ये देखते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है। एक्चुअल में खेती के साथ साथ अगर कोई पशुपालन भी करता है या खेतों में जो है 2-3 फसल एक साथ है, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, इन सब चीज़ों को यानी खेती के साथ साथ वो कुछ और भी करें, जैसे फॉरेस्ट्री करें, एग्रो फॉरेस्ट्री करें, एनिमल रियरिंग करें, यानी वो सिर्फ खेती न करें, उनकी ज़मीन पर एक से ज़्यादा प्रोड्यूस लिया जाए तो इंटीग्रेटेड खेती कहलाती है। अब छोटे किसान, सीमांत किसान के पास ज़मीन बहुत कम है, उनका सारा टाइम उस ज़मीन में ही लग जाता है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो नहीं पाती है। यूपीएससी का कहना है कि अगर बहुत सारे छोटे किसान, सीमांत किसान आपस में मिल जाएं और वो एक ही फसल की खेती करें
तो उसकी रखवाली करना आसान होगा, उसकी सिंचाई करना, उसमें बीज डालना, खाद डालना, पानी डालना और रखवाली करना। आजकल बहुत बड़ी समस्या रखवाली करने की भी है फसलों की, तो ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी तो उनके लिए प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो किस तरीके से होगा, एक्चुअल में यूपीएससी का कहना है कि ये सब हो जाएगा, ये नहीं बताना है किस तरीके से होगा, ये लाभदायक किस तरीके से होगा ये बताना है। यानी उनका फायदा हो जाएगा ये नहीं बताना है, किस तरीके से फायदा होगा ये बताना है। और ये क्वेश्चन भी बड़ा है, यानी 250 वर्ड में उन्होंने पूछा है। 25 दिसंबर क्वेश्चन नंबर 15, 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है। उसमें ऐसी कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जो उसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती है? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या हैं? मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर 2021, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज बीन मच इन द न्यूज सिंस देन। व्हाट आर इट्स यूनिक फीचर विच मेक इट सुपीरियर टू इट्स प्रेसिडेसर space telescope? What are the key goal of this mission? What potential benefit does it hold for the human race? तभी हम देखते हैं कि हब्बल टेलीस्कोप को जो है रिमूव किया गया, रिटायर किया गया है। अब उसकी जगह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लिया है। तो इसके बारे में यूपीएससी पूछ रहा, क्योंकि ये करंट इवेंट से जुड़ा हुआ चीज़ है और करंट अफेयर में ये चीज़ें थी, तो यूपीएससी वहीं से पूछा है। जो इसका टेक्नोलॉजी का पोर्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो इसका एक्चुअल में हमारे लिए क्या है, जैसे यहाँ पर स्पेस है, अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ आईटी एंड स्पेस, तो स्पेस से उन्होंने पूछा है कि हमारे लिए इनका क्या योगदान है, मनुष्य के जीवन में क्या योगदान होगा, इससे संभावित लाभ क्या है ये बताना है। 16, वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं? कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धतियां अपनाई हैं? ये क्वेश्चन देख रहे हैं करंट अफेयर से है और करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। हम देख रहे हैं कि कल जो है क्वेश्चन आया था, उसमें वर्क फ्रॉम होम की बात की गई थी। यानी यूपीएससी जो है कोरोना लगभग जो है कंट्रोल में तो आ गया, लेकिन यूपीएससी कोरोना के क्वेश्चन को भी छोड़ा नहीं है। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है या इसी से रिलेटेड उनका है क्वेश्चन है, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल साइंस, उससे रिलेटेड इनका ये क्वेश्चन है। तो अभी हम देखते हैं, कल भी आया था, आज मतलब जीएस पेपर सेकंड में भी आया था, वर्क फ्रॉम होम पूछे थे। अब यहाँ पर वैक्सीन। 17, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को सुझाइए। डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग एंड मेंशन इट्स इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर टू ब्रिंग डाउन द level of greenhouse gases which cause global warming in the light of the Kyoto Protocol 1997। हम देख रहे हैं कि यूपीएससी ने 4 क्वेश्चन पूछ लिया यहीं से, अब तक मतलब 17 क्वेश्चन तक हमने देखा कि 4 क्वेश्चन उन्होंने इन्वायरमेंट से ही पूछ लिया। तो इन्वायरमेंट का टॉपिक उन्होंने जो बताया है बहुत छोटा है। कंजर्वेशन से क्वेश्चन पूछ लिए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से पूछ, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी वो सभी टॉपिक से क्वेश्चन को पूछ ही रहे हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली करंट अफेयर मोटिवेटेड है, लेकिन यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल के ध्यान में रखते हुए आंसर को देना है। 18, भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए। खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं? Explain the causes and effect of coastal erosion in India. What are the available coastal management technique for combating the hazards? 250 वर्ड। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में है कहाँ से? ये क्वेश्चन जो है इसका जो यूपीएससी का एक नया टॉपिक है वहाँ से इन्होंने लास्ट टॉपिक से लिया है, और ये टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट में
के बाद एक टॉपिक है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये एक्चुअली हम देखें जियोग्राफी से कनेक्ट होता है, इन्वायरमेंट से कनेक्ट होता है, और तो जियोग्राफी इन्वायरमेंट दोनों से कनेक्ट होता है और करंट अफेयर का भी ये पार्ट है। तो यहाँ से उन्होंने उठाया है, यानी जियोग्राफी पढ़ने वालों को ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन बिना करंट अफेयर पढ़े इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता है। साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। What are the different elements of cyber security? Keeping in view the challenges in cyber security, examine the extent to which India has successfully developed a comprehensive national cyber security strategy 250 वर्ड। तो हम देख रहे हैं कि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट इन नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है वेस्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हम देख रहे हैं आज हमारे देश में बहुत बड़ी देश में नहीं पूरे दुनिया में बहुत बड़ी समस्या बन गई है साइबर सुरक्षा को लेकर के। इसमें बहुत सारे सेंध लगते हैं, बहुत सारे जो है डाटा की चोरी होती है। अभी जस्ट यूपी के नोएडा या गाजियाबाद में एक न्यूज आया था, एक कंपनी के जो है पूरे डाटा को किसी साइबर हैकर ने चुरा लिया है और करोड़ों नहीं अरबों रुपए डिमांड किया है डाटा को वापस देने के लिए। एक्चुअली पूरा कंप्यूटर हैंग कर गया है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है हमारे देश के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। तो नक्सलिज्म इज ए सोशल, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इशू मैनिफेस्टिंग एज ए वायलेंट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इमर्जिंग इशू एंड सजेस्ट ए मल्टी-लेयर्ड स्ट्रेटजी टू टैकल द मीनेस ऑफ नक्सलिज्म। यहाँ पर लिखे हैं मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी। तो मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी का मतलब इसमें जो है हमको हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताना है। तो नक्सलिज्म जो है हमारे देश में, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं, ये हमारे एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी का ये बहुत बड़ा समस्या है नक्सलिज्म। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनका कहना है कि ये सोशल, इकोनॉमिक, डेवलपमेंटल इशू है। ये सही है। नक्सलवाद जो है एक्चुअली नक्सलबाड़ी एक गांव है पश्चिम बंगाल में, वहीं पर विकास के मुद्दों को लेकर के शुरू किया गया था कि एक्चुअल में नेता जो हैं गांव का कोई विकास नहीं कर रहे हैं। जो गांव गरीब हैं, पिछड़े हैं या सुदूरवर्ती क्षेत्र के, वहाँ पर विकास का कार्य नहीं हो रहा है। तो ये इस बात को लेकर शुरू हुआ और ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया। यूपीएससी ने ऐसी चीज़ें बताया है कि वह काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया, सोशल, इकोनॉमिक, डेवलपमेंटल था। ये तो यूपीएससी ने एक्चुअली बता दिया। अब बताना क्या है, मल्टी लेयर स्ट्रेटजी टू टैकल द मीनेस ऑफ नक्सलिज्म। नक्सलिज्म क्यों पैदा हुआ, नक्सलिज्म को अब खत्म करने के क्या क्या उपाय हैं, ये बताना है। और ये एक एक्चुअली में आंतरिक मामला है, लेकिन हम इसको कंप्लीट नहीं आंतरिक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चाइना का भी रोल इनडायरेक्ट होता ही होता है, क्योंकि वहाँ से उसे फंडिंग मिलती है। वो सब नक्सलवादी जो हैं माओ को कुछ लोग मानते हैं, जिसकी वजह से उनको इनडायरेक्टली माना जाता है कि चाइना उनको सपोर्ट करता है। तो ये था एक्चुअल में यूपीएससी का जो है क्वेश्चन पेपर, जो कि आज पूछा गया था 18 सितंबर को। तो ये यूपीएससी का जो थर्ड पेपर है उसका ये क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन। ये एक्चुअली में यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है ये 3 घंटे का होता है, इसलिए इसको आधे घंटा में डिस्कस करना एक जो है अन्याय ही है, और अन्याय कभी सहन नहीं करना चाहिए, ये विवेकानंद ने कहा है। तो और हमें भी इसको मानना चाहिए। इसलिए इसको एक्चुअल में कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए 3 घंटा का पेपर यूपीएससी ने लिखने के लिए दिया है, 3 घंटे का टाइम भी चाहिए। तो इसे हम बाद में करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन पेपर हमने अवेलेबल कराया, तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।